गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शिनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। कैसी हैं अभिलाषा? हेलो कनिका, हाय गौरव जी, हेलो नितिका, गगन, प्रीत, नेहा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, एक बार चैनल देख लें, सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ जी, सब ठीक है। 5:30 हो गए हैं और 5:30 की टाइमिंग रख ली है आज के, मतलब 2 दिन हो गए हैं हम 5:30 से ही क्लास ले रहे हैं। और कल हमने क्लास में पैराडाइज लॉस्ट किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना। और आज की क्लास में बच्चा हम 2013 के यूपी पीजीटी के इंग्लिश प्लस ग्रामर, जो इसी पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम लेके आए हैं। आज डे 5 की क्लास है ये 2013 के एग्ज़ाम की। चलिए बेटा जी, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए पेज लगा है। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों का कोर्स लाइव है। टीजीटी की फ़ी 1500 रहेगी और पीजीटी की 3500, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियोस और पीडीएफ्स, एवरीथिंग। ठीक है। हेलो सुमित सिंह जी बेटा, और साथ साथ हमारा मास्टर कैडर का कोर्स भी चल रहा है। ये मेरा फ़ोन नंबर है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म, राइट डायरेक्शन, राइट कोच के सामने बैठे हैं, क्योंकि इस बार अब आपने प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है कि मास्टर कैडर की तैयारी कहाँ से करनी है। ठीक है, अब आपको कोई और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इन वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएंगी जी। गुड इवनिंग सरबजीत जी, गुड इवनिंग कनिका, हरप्रीत, सुमित सिंह जी। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन करना शुरू करिए। द टर्जा रीमा इज अ स्टैंजा ऑफ, कितनी लाइंस होती हैं एक टर्जा रीमा में? 4 लाइंस, 5, 3, 2। कितनी लाइन का स्टैंजा होता है? सिंगल स्टैंजे की बात हो रही है। ये नहीं पूछा गया कि पूरी पोइम में कितनी लाइंस हैं। ये पूरी इतनी लंबी ये पोइम है, पूरी पोइम की नंबर ऑफ लाइंस नहीं बात होती है। एक स्टांजा की बात हो रही है कि पर्टिकुलर जो जितने भी स्टांजाज में वो पोइम लिखी गई है, वो सिंगल सिंगल स्टांजाज कितनी लाइंस के होते हैं जी। गुड इवनिंग हरसुखाब जी, बताइए बेटा, टर्जा रीमा में कितनी लाइंस होती हैं? बिल्कुल ठीक नितिका, बिल्कुल ठीक है बच्चे। 3 लाइंस, कितनी लाइंस होती हैं? 3 लाइंस, हाँ जी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं, हम अगले ही स्लाइड में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ताकि आप लोग बाद में जब नोट्स बना रहे होते हैं तब आपको दिक्कत ना आए कि ये ऐसा क्यों है, टर्जा रीमा में 3 लाइंस क्यों है। ये एक बेटा इटालियन वर्ड्स है और इसमें 3 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसको टर्सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरीके की राइम होती है? ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ए के बाद जो बी है वो दोनों ए के बीच में बैठेगा, फिर बी भी बैठेंगे और बीच में कौन बैठाएंगे? सी को, यानी कि क्योंकि बी के बाद सी आता है। और इनको और क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। क्या बोलते हैं? इंटरलॉक। ये इंटरलॉक कर दिया ना, सी को बीच में बिठा के लॉक कर दिया दोनों साइड बी से, वहां पर बी को बीच में बिठा के ए से लॉक कर दिया, तो इंटरलॉकिंग राइम स्कीम को बोलते हैं टर्जा रीमा। ये 3 लाइंस का सेट होता है। चलिए, ब्लैक शीप किसको बोलते हैं? बेटा ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ब्लैक शीप किसको बोलते हैं? किसी का अगर बैड कैरेक्टर है उसको, या फिर एक शीप जो ब्लैक कलर की है, एक हम्बल पर्सन और एक नेचुरल क्रीचर। एक ब्लैक शीप क्या होता है? यहाँ पर बाबा ब्लैक शीप नहीं पूछा गया। एक ब्लैक शीप क्या होती है? सबके दिमाग में बाबा ब्लैक शिप वाली पोएम चलने लग गई होगी जी, बताइए। बिल्कुल ठीक गौरव जी। आ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बेटा। जो पेज का नंबर दिया हुआ है ना नीचे, वही वाला नंबर बताओ। जैसे 3 का ए बताओ आप लोग। ठीक है, जो स्लाइड का नीचे नंबर दिया है उसी नंबर को ही काउंट करो। 3 का ए आएगा आंसर। ठीक है, हाँ, बैड कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक है, बैड कैरेक्टर इज द राइट आंसर। वट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन? टू कैरी समथिंग आउट, इतने से सेंटेंस का ये एक इडियम है। इसका क्या मीनिंग है? टू कैरी समथिंग आउट, टू डू समथिंग, टू बेयर समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू डील समथिंग। टू कैरी
समथिंग आउट। बताइए 4th नंबर वाली स्लाइड का क्या आंसर आएगा टू कैरी समथिंग आउट का। बताइए बेटा जी क्या आंसर आएगा टू कैरी समथिंग आउट। बिल्कुल ठीक नेहा, बिल्कुल ठीक। क्या आंसर आएगा टू डू समथिंग, कि कोई काम धंधा करना, कुछ जिंदगी में कुछ करना। टू कैरी समथिंग आउट, कि कुछ करना। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड। अब ये देखो, ये सारे ही चार्ल्स लैम्प भी रोमांटिक एज में और प्लस हल्का हल्का वे विक्टोरियन एज में भी काउंट होते हैं, बट ये सारे ही रोमांटिक एज के राइटर्स हैं। ये चार्ल्स लैम्प में से कौन इनका बेस्ट फ्रेंड था? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली और कीट्स। किसके खास फ्रेंड थे चार्ल्स लैम्प? हाँ जी बताइए, 5th नंबर पेज का जो क्वेश्चन दिया है चार्ल्स लैम्प वाला, उसका आंसर करिए। वो किसके अच्छे दोस्त थे चार्ल्स लैम्प? ये एज इट इज 2013 का पेपर चल रहा है बेटा, उसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं। लेवल यूपी का ऐसा है कि 60% ईजी, 40% टफ, और जो वो टफ वाला है वही क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है गौरव जी, बी आंसर। यस बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर आएगा? बी। नहीं, जस्ट बी आंसर आएगा। जो कॉलरिज हैं वो चार्ल्स लैम्प और किसके फ्रेंड थे? ली हंट के। किसके थे? ली हंट के। ये तीनों ही अच्छे दोस्त थे, चार्ल्स लैम्प, कॉलरिज और ली हंट। बेटा एक टाइम पर आके वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का झगड़ा हो गया था, फिर ये दोस्त नहीं रहे थे। ठीक है, पहले ये शुरू में अच्छे दोस्त थे जब इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा था, बट बाद में आके इनमें लड़ाइयाँ पड़ गई थी कुछ पोइट्री को ही लेके। दोनों के व्यूज़ डिफरेंट हो गए थे लाइफ की थ्योरी को लेके, है ना। तो फिर कॉलरिज ने अलग अपना जो कहते हैं प्रोफेशन चूज कर लिया था, अलग अपना काम लगा लिया था। लिरिकल बैलेड वो लास्ट था जो इन्होंने इकट्ठे लिखा है, बाद में उन्होंने अपना सेपरेट राइटिंग शुरू कर दी थी। तो कॉलरिज किसके किसके फ्रेंड थे? ली हंट, चार्ल्स लैम्प, ये तीनों ही फ्रेंड्स थे। ये देखो यहाँ पर बताया गया है, जो चार्ल्स लैम्प है वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़े हुए हैं। बेटा इसका नाम ज़रूर हॉस्पिटल है, बट ये एक स्कूल का नाम है। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, और ये बहुत ही प्यारा स्कूल है, बड़ी सुंदर सी यूनिफॉर्म है इसकी। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक स्कूल का नाम है। चार्ल्स लैम्प को के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी ज़रूर पेपर में आता है कि जो क्राइस्ट हॉस्पिटल क्या चीज़ है। तो हमेशा ये चीज़ बच्चे ऑप्शन में लिख आते हैं कि यहाँ पर चार्ल्स लैम्प का जन्म हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चार्ल्स लैम्प ने पढ़ाई की थी, और ये कहाँ किसके फ्रेंड है? कॉलरिज और ली हंट के। चलिए, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वर्ड जो साउंड सेम करे उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, हाफ राइम, एजोनेंस या रिथम। जो सेम सेम साउंड आए साथ वर्ड में। हाँ जी बिल्कुल ठीक हरप्रीत कौर। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा? एलिट्रेशन। क्या आंसर आएगा? एलिट्रेशन को कि साथ साथ जो अक्षर है, जो मेन साउंड है उसकी बिगिनिंग की साउंड, जैसे यहाँ पर देखो, आई हैव स्टूड स्टिल स्टॉप्ड साउंड, ये स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एलिट्रेशन है जहाँ पर इनिशियल कॉन्सोनेंट है और वो अपने साथ वाले वर्ड्स की साउंड बार बार जब रिपीट हो, स साउंड बार बार आ रही है। टू एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू, कोई भी एक एपिक है वो कितनी बुक्स में जनरली डिवाइड होता है? अभी हमने कल भी एक एपिक किया है, आपको पता है, हमने कल पैराडाइज लॉस्ट किया है। तो जब मिल्टन ने उसको एपिक स्टाइल दिया तो उसने कितनी बुक्स में डिवाइड कर दिया था फिर पैराडाइज लॉस्ट को? वेरी गुड, कितनी बुक्स में कर दिया था? 12 बुक्स में। और जो अपनी फेरी क्वीन है उसको भी तो, जो अपने एडमंड स्पेंसर है वो 12 बुक्स में लिखना चाहते थे एपिक पोएम, है ना, वो भी एक एपिक पोएम लिखना चाह रहे थे, बट उन्होंने कंप्लीट कितनी करी थी? सिर्फ 6 कंप्लीट करी थी। वो भी फेरी क्वीन भी 12 बुक्स का ही सेट बनता अगर पूरी लिखी जाती तो। उसी तरीके से पैराडाइज लॉस्ट पहले तो 10 में लिख दी, फिर मिल्टन को लगा कि नहीं, मुझे तो इसको एक एपिक स्टाइल देना है, जैसे वर्जिल ने एनियड लिखा था, मुझे भी इसको एपिक बुक में फेमस करवाना है। तो उन्होंने उसको काट छांट के 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, 7th और 10th नंबर बुक को हाफ हाफ करके 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एपिक पोएम क्या होती है, इसको अब आप आराम से पढ़ लेना। चलिए, टीएस एलियट का वेस्टलैंड बेटा कब पब्लिश हुआ? अब ये देखो, ये कल 2016 वाला पेपर परसों किया था, उसमें भी आया था। आज हम 2013 वाला कर रहे हैं, ये उसमें भी सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, तो अब बताइए टीएस एलियट का जो वेस्टलैंड है वो कौन सी डेट में पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में? जितने स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कर दो। एक थम्स अप करने में कुछ नहीं जाता, पैसे वैसे नहीं लगते हैं थम्स अप करने में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक नितिका, बिल्कुल ठीक मुस्कान। 1922 में अपना जो वेस्टलैंड है टीएस एलियट का वो पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में टीएस एलियट का आपको पूरा नाम समझ आना चाहिए, और वेस्टलैंड कौन से वॉल्यूम में आया था, किसने हेल्प करी थी पब्लिश करवाने में, ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए, पेपर में आते हैं। इसकी कितनी लाइन्स हैं ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। किसको डेडिकेट किया था? एजरा पाउंड को, ये भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बनता है। वेस्टलैंड का थीम क्या था? डिसइल्यूजनमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर बेस्ड है ये, ना कि 2 के ऊपर। कई लोग 2 लिखाते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि 1920s का जो टाइम था, 20s वर्ल्ड वॉर 1 जब चला है, आई थिंक मुझे नहीं याद वैसे डेट क्या थी, मैं देख के बताऊंगी, मुझे डेट याद नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 की, बट ये वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात है। आई थिंक जो अपना 2 है वर्ल्ड वॉर, वो 1939 से 1945 तक चला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इससे पहले पहले वर्ल्ड वॉर 1 आया था, ओके, 1914 से 19 तक। ठीक है, ठीक है, ये वाला तो ठीक है ना, 39 से 45 तक वाला। सेकंड वाला बताना, मुझे वैसे इतनी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बट फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब आया था? 39-45 में के अराउंड हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे, आई थिंक 45 में, है ना? सेकेंड वाला ठीक है ना, 45 वाला? हाँ जी, वो तो मुझे थोड़ा याद था, फर्स्ट वाला मैं भूल जाती हूँ हर बार। हाँ, चलिए, हु डिस्क्राइब द आइडियल्स ऑफ कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। अब आप लोगों ने टेम्पेस्ट पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मॉक टेस्ट में भी डाला था, और ये देखिए आप पीजीटी के 2013 वाले पेपर में भी आया हुआ है। तो ये बताइए इसमें टेम्पेस्ट कॉमनवेल्थ की बात किसने करी है टेम्पेस्ट में? फर्डिनेंड ने, मिरांडा ने, प्रोस्पेरो ने, या गोंजालो ने? बताइए। अच्छा, हरप्रीत कह रही हैं फिर ऊनो बनाया है ना, ये बात कर रही हैं यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की, और मेरा दिमाग ऊनो में चल रहा है, वो जो ऊनो ताश के पत्ते होते हैं ना, मैंने कहा यार ये ऊनो तब बना था। सॉरी, पर मेरे को वो गेम वाला ऊनो याद आ गया। आप लोगों ने ऊनो खेली है क्या कभी, जो ताश के पत्ते होते हैं ऊनो के? मुस्कान, इसका आंसर बच्चे गोंजालो आना है। ठीक है, गोंजालो है वो कॉमनवेल्थ के आइडियल्स को फॉलो करता है, और इसी गोंजालो ने ही प्रोस्पेरो को बुक्स भी दी थी जब प्रोस्पेरो मिलान छोड़ के आइलैंड में जा रहा था। जी हाँ, तो मेरे को तो ऊनो बुक या वो ताश के पत्ते याद आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पेस्ट की थोड़ी सी स्टोरी बताई हुई है कि वो मिरांडा उसकी डॉटर है, उसके 2 सर्वेंट्स हैं, कैलिबन और एरियल। कैलिबन एक राक्षस है, बट एरियल एक स्पिरिट है, इनविजिबल स्पिरिट है, हमें नहीं पता उसका जेंडर क्या है। और ये जो शेक्सपियर है ये ट्रेजाई कॉमेडी है, 5 एक्ट में है, ये इनके लास्ट फेज में लिखी गई थी, इसको स्वॉन सॉन्ग भी बोलते हैं। इसमें मास्क भी है एक, जो मास्क क्या होता है? गाने बजाने करने, कोई फंक्शन थ्रो करना, म्यूजिक और सॉन्ग्स जिसमें प्ले किए जाते हैं, जिसको एक प्ले विद इन अ प्ले के तरीके से यूज़ किया गया था। ठीक है, और इसका थीम क्या था? हार्मनी और फॉरगिवनेस। क्या था? हार्मनी और फॉरगिवनेस। और अगर स्टार्टिंग, प्ले की स्टार्टिंग होती है यूसर्पर से, ठीक है, कि जो इसका थीम है यूसर्पिंग थीम है, जो इसका प्रोस्पेरो का भाई होता है वो सारा राज्य हड़प लेता है। यूसर्प मतलब हड़पना। इन विच मैगजीन डिड लैम्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर। जो चार्ल्स लैम्ब है उसके ऐसे पहली बार कौन सी मैगजीन में से आए थे? ब्लैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू, या एरियल मैगजीन? बताइए। नहीं भी आता गैस कर दो, मतलब एक आंसर फिर भी स्क्रीन पर आप लोग देने की कोशिश करो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, 15 का बी आंसर आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक प्रीत कमल जी, लंदन मैगजीन। कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुए थे लैम्ब के ऐसे? लंदन मैगजीन, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर। जो लंदन मैगजीन है उसको जेंटलमैन्स मंथली इंटेलिजेंसर भी बोलते थे, और ये लंदन मैगजीन नाम से भी फेमस थी। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग ये डायरी में लिख सकते हो। शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपेट्रा क्या चीज़ थी? रोमन प्ले था, कॉमेडी, फार्स, या मेलोड्रामा? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा क्या चीज़ थी शेक्सपियर की?
जी, चलिए बिल्कुल ठीक, ये एक रोमन प्ले है। हाँ जी, और शेक्सपियर के बाकी के रोमन प्लेस कौन से थे? ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा, ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा एक था, और कौन सा था? रिमाइंड करवाएं मुझे भी। एक तो एंटनी क्लियोपैट्रा हो गया, और कौन सा था रोमन प्ले इनका? कोरियोलैनस। और 4 रोमन प्लेस करवाए हैं, 4 ग्रीक प्लेस करवाए हैं आपको। इसमें से अब एक कौन सा मिस हो रहा है, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको ध्यान आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना जी। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवल रिटन बाय, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जस्ताबीर, बिल्कुल ठीक, जूलियस सीजर। हाँ जी, जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वाली ही स्टोरी उसमें भी आती है जी, उसी का ही सीक्वल है वो। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवल रिटन बाय, बिल्कुल ठीक। ये हरमन को कैसे आता था भाई? वेरी गुड हरमन, मतलब आप तो इंग्लिश स्ट्रीम में से भी नहीं हो, और ये आपके सिलेबस का भी आई थिंक नहीं है। अर्नेस्ट हेमिंगवे है क्या आंसर? ये राइटर आते हैं क्या आपके सिलेबस में? जी बिल्कुल ठीक है, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का बहुत ही फेमस नॉवल है, जिसमें वो एक मछली को पकड़ने जाता है जो सेंटियागो है। ये सेंटियागो नाम का कैरेक्टर पेपर में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सेंटियागो कौन से नॉवल में आता है, तो आंसर आएगा ओल्ड मैन एंड द सी। सेंटियागो ने कितने दिन लगाए थे मछली पकड़ने में? सेंटियागो कहाँ से है? क्यूबा से। ये फिक्शन को पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। इसमें जो फिश है उसका क्या नाम है? मार्लिन। क्या नाम है? मार्लिन एक जायंट फिश है, बहुत बड़ी फिश है, उसको पकड़ने जाता है ये ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल में। ठीक है, तो ये लिखा गया था 52 में, अगले साल 53 में इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। तो इसी वाले एक ही स्लाइड में से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी नॉवल है, अच्छी वाली है ये। द डिनर स्मेल्स, अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाना है। द डिनर स्मेल्स वेल, द डिनर स्मेल्स बेटर, द डिनर स्मेल्स गुड, द डिनर स्मेल्स बेस्ट। तो आप क्या एक एडजेक्टिव लगाएंगे? 20th का आंसर बताइए। वेरी गुड नितिका। अच्छा, KFC की ऐड आती है ना टीवी में, वो जो चिकन वाली कंपनी है, जो स्नैक्स वाली ये कंपनी है KFC, है ना, इसकी ऐड आती है ना, वो फिंगर लिकिंग लिकिन गुड ऐसे लिखा होता है ना, उसमें ऐड में फिंगर लिकिन गुड की, जो मतलब इतना टेस्टी है कि फिंगर्स तक खाने का मन करता है कि खाना इतना अच्छा है। तो डिनर स्मेल्स क्या हो? डिनर स्मेल्स गुड। हाँ जी, KFC किंग्स। ठीक है, डिनर स्मेल्स गुड, तो गुड आंसर आता है इसमें। अब देखो गुड क्यों आएगा, जो गुड एडजेक्टिव है वो गुड जो है वो इंसान के साथ लगता है, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते यू आर अ वेरी वेल पर्सन, है ना। वेल होता है किसी चीज के एक्शन को लेके कि यू आर गोइंग वेल, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो गुड किसके लिए आएगा? किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए। और जो वेल है वो किसके लिए आता है? एक्शन के लिए। जैसे इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, तो हम कहेंगे इट इज़ योर गुड डे, है ना, डे के बारे में अगर कोई चीज़ है हमारे पास। बट योर डे इज गोइंग वेल, क्योंकि वो एक्शन हो रहा है ना, कि तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है। इसको ऐसे नहीं कहेंगे योर डे इज गोइंग गुड, योर डे इज गोइंग वेल एंड इफ यू आर हैविंग अ गुड डे। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, आप लोग आराम से समझ लेना इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली? क्वीन मैब, एलेस्टर, हाइपेरियन, द सेंशी। हाँ जी बताइए, शैली का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? जी बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं मुस्कान, नहीं बचा, सी हाइपेरियन। हाइपेरियन नहीं है, सेंशी इनका PB शैली का ड्रामा है, ये इनका एक ड्रामा है ये वर्क। और ये दोनों पोइम्स हैं, क्वीन मैब, एलेस्टर। एलेस्टर का आप लोगों को कल परसों मैंने ये इसका सबटाइटल भी पूछा था, है ना, एलेस्टर का सबटाइटल भी पूछा गया था। हाइपेरियन किसका है? हाइपेरियन कीट्स का। किसका है? हाइपेरियन कीट्स का। तो अभी मुझे बताओ पहले एलेस्टर का सबटाइटल क्या था? कल वाली स्लाइड जो 2016 वाला पेपर था उसमें एलेस्टर का सबटाइटल पूछा गया था, तब मैंने कहा भी था कि एलेस्टर का है, वहां पर एडोनाइस का बताया हुआ था गलत करके। जी हाइपेरियन कीट्स का है, बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ? कि उन्होंने बोला है कि
जो ट्रीज और श्रब्स हैं इनका सबका एक नेचुरल ग्रोथ होता है। ये कोट किसने कहा है? ट्रीज और श्रब्स के बारे में बात कौन कर रहा है? वर्ड्सवर्थ, शेली, फ्रॉस्ट, विटमैन। मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या आंसर देना है फटाफट दे लो। नहीं, सबका ही गलत है, मुझे पता है सबका ही गलत है। हाँ जी, इसका आंसर आएगा विटमैन। सिर्फ बेटा वर्ड्सवर्थ ही नेचर के पोएट नहीं है, विटमैन भी नेचर के बारे में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, विटमैन भी लिखते हैं नेचर के बारे में। इनकी पोइम थी लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। क्या थी? लीव्स ऑफ ग्रास। और इस पोइम में इन्होंने फ्रेंडशिप और लव के बारे में बताया है, डेमोक्रेसी, नेचर के बारे में इसी पोइम में बहुत सारी। ये लीव्स ऑफ ग्रास पूरा एक वॉल्यूम का नाम है, इसके अंदर बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं जिसमें नेचर के ऊपर बहुत सारी पोइम्स हैं, जहाँ से ये लाइन उठाई गई है कि ट्रीज और श्रब्स की एक नेचुरल ग्रोथ होती है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, बल्कि ये तो अब ऐसी पोइम हो गई है कि अब ये सिलेबस में भी लगने लगी है लोगों के, ठीक है। स्टूडेंट्स को सिलेबस में भी दी जाती है। द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे इज, इंग्लिश एसेज के फादर किसको कहा जाता है? मॉन्टेन, चार्ल्स लैम, बेकन और रिचर्ड स्टील। किसको कहा जाता है इंग्लिश एसेज के फादर? बताइए। किसको कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसको कहा जाता है? बेकन को। आप लोगों को फ्रांसिस बेकन करवाया था, फ्रांसिस बेकन करवाया था, है ना। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है? इंग्लिश एसे के फादर। और अच्छा, अगर इंग्लिश ना लिखा होता बीच में, अगर इंग्लिश ना लिखा होता, फिर आंसर क्या आना था? फिर आंसर क्या आना था? सिर्फ फादर ऑफ एसेज लिखा आता। अच्छा, फिर बेकन आंसर नहीं आना था, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश ऐसे में, यानी कि वो ब्रिटिश की अगर बात होती है, इंग्लैंड की बात होती है, तब बेकन आंसर आता है। अगर इंग्लिश नहीं लिखा होता, ओनली फादर ऑफ एसेज, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर क्या आंसर आता? ए, ठीक है। और अभी यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो आंसर आएगा बेकन। नहीं बेटा, फिर मॉन्टेन लिखा आता। चार्ल्स लैम को बोलते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। प्रिंस है ये, फादर नहीं है, ये प्रिंस है। चलिए, शैलीज पोइम एडोनाइस इज एन ओड, अ बैलेड, एन आइडल, एन एलिजी। एडोनाइस क्या था शैली की पोइम? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये एक एलिजी है, शैली ने लिखी थी। एडोनाइस किसकी याद में? कीट्स की याद में, जब कीट्स की डेथ हो गई थी, सिर्फ 25 साल के थे वो। यहाँ पर देखो, कीट्स की डेथ 1821 में हुई है, और ये 1821 में ये एलिजी आई है। इसमें एडोनाइस एक ग्रीक माइथोलॉजी का पर्सन है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी का पर्सन है, उसको रिलेट किया है इन्होंने कीट्स से, और कीट्स को बोला है कि आप एक इमोर्टल हो गए हो मरने के बाद, कि आप लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा हो, इमोर्टल हो गए हो। और एडोनाइस का पूरा टाइटल आप लोगों को याद होना चाहिए, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। कभी कभी एग्जाम में इतना सा वर्ड लिखा जाता है, एन एलिजी ऑन कीट्स, नहीं, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये सही सबटाइटल आएगा इसका। चलिए, टॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज, क्या उन्होंने सबसे पहले नॉवेल्स लिखे थे? क्या वो नॉवलिस्ट हैं? क्या उन्होंने पोइट्री से शुरुआत की थी? क्या उन्होंने शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत की है? या उनके सबसे पहले वाले जो वर्क हैं वो ड्रामास थे, वो ड्रामेटिस्ट थे? तो उन्होंने करियर अपना कहाँ से स्टार्ट किया था हार्डी ने? बताइए। हेलो कामनी जी। बेटा, ये नॉवलिस्ट थे। कौन थे ये? नॉवलिस्ट थे। हार्डी का सबसे पहला नॉवल आया था, आप लोगों ने डेस्परेट रेमेडीज और अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये नाम है। उन्होंने सबसे पहले नॉवेल्स लिखे थे, और जब उनके नॉवेल्स जलाए जाने लगे, जैसे जूड द ऑब्सक्योर था, टेस ऑफ द डबरविल्स था, ये सारे वर्क्स को बहुत लोगों ने विरोध किया इनका, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये सब लोग पसंद नहीं करते थे। तब उन्होंने बाद में जाके पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू करी। पहले वो नॉवलिस्ट की तरह ही फेमस हुए थे, नॉवलिस्ट से ही उन्होंने अपना करियर शुरू करा था। हाँ जी, कामनी जी का ठीक है।
शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ ट्रेजिडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले और ट्रेजी कॉमेडी। एज इट इज बेटा, चाहे क्वेश्चन रिपीट हो चाहे जैसे भी हो, ये 2013 वाला पेपर कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में थे वैसे वैसे यहाँ डाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, और अगर ट्रेजी कॉमेडी के साथ रोमांस भी लिखा होता तो भी आंसर ठीक होना था। ये एक रोमांस भी है, ये एक ट्रेजी कॉमेडी भी है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज, एक ये वर्ब है एक्सपीरियंस, तो इसका नाउन क्या होता है, इसका नाउन बताना है। यहाँ पर बताइए, चार ऑप्शन है, चारों में ही एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, बट आपको सही स्पेलिंग चूज करना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि चाहे वो वर्ब हो चाहे वो नाउन हो, दोनों ही एक्सपीरियंस का स्पेलिंग यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइस मेड बाय एन एलिफेंट इज, जो एलिफेंट एक साउंड करता है उसको क्या बोलते हैं? रोर, ट्रम्पेट, ब्रे या ने? क्या साउंड होती है एलिफेंट के जो वो साउंड निकालते हैं अपनी टेल से? टेल नहीं, क्या बोलते हैं, अपनी ट्रंक से। ट्रंक यानी कि उनका जो सूंड है, उनसे जो साउंड निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। अब देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में आते हैं, साउंड पे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में जी। द स्पेंसेरियन स्टांजाज हैज, कितनी लाइंस होती हैं स्पेंसेरियन स्टांजा में? बताइए, 4 लाइनें, 8 लाइनें, 6 लाइनें, 9 लाइनें? कितनी लाइनों का स्टैंजा होता है स्पेंसेरियन? बताइए। बिल्कुल ठीक, कितनी लाइनों का होता है? 9 लाइंस का स्टैंजा होता है। और अगर बेटा इसमें स्पेशली पूछा होता कि आयम्बिक पेंटामीटर कितनी होती हैं इसमें, अगर सिर्फ इसमें स्पेसिफाई किया होता कि आयम्बिक पेंटामीटर कितनी है, तब आप लोग 8 लाइनें बताते। अगर इसमें सिर्फ टोटल लाइंस पूछी गई हैं, टोटल, तो टोटल कितनी है? 9 लाइनें, क्योंकि इसमें 8 आयम्बिक लाइनें हैं, प्लस जो एक है वो कौन सी है? एलेक्जेंड्राइन। कौन सी है? एलेक्जेंड्राइन लाइन है, सिंगल लाइन उसको, और एलेक्जेंड्राइन लाइन है उसको हम आयम्बिक हेक्सामीटर में बोलते हैं। हाँ जी, तो वो 8 + 1 टोटल हो जाती है 9, और यहाँ पर टोटल ही पूछी गई हैं। ठीक है, ओनली आयम्बिक पूछी जाती तो 8 आंसर आता। ये चीजें आपको स्पेसिफिक याद रखनी है बेटा, पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 8 लाइंस टोटल जो है आयम्बिक पेंटामीटर में है, और सिंगल एलेक्जेंड्राइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है, और आपको ये पूरी राइम स्कीम भी याद होनी चाहिए। टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम डाइड एट, बच्चा इनकी डेथ जो आर्थर हेनरी हैलम है कहाँ पर हुई थी? ये टेनिसन के फ्रेंड हैं, इनके लिए इन्होंने इन मेमोरियम लिखा था 1850 में। आप लोगों को पता है, बहुत बार कर चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हरमन, बिल्कुल ये सब बैच क्लासेस में करवाती हूँ मैं। हाँ जी थैंक यू संदीप जी। हाँ जी, कहाँ पर? नहीं प्रीत बेटा, नहीं, बाकियों का ठीक है। नहीं, जस्ट इनकी डेथ वियना में हुई थी। ये वियना विजिट करने गए थे आर्थर हेनरी हैलम। ये भी एक बहुत अच्छे पोएट थे, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी, दोनों ही पोएट थे बट आर्थर हेनरी हैलम वियना गए थे घूमने, बट वहाँ पर जाकर उनको फीवर हो गया बहुत तेज़, और फिर वो फीवर से उनको पता नहीं चला कब उन्हें एक स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और उनकी चेयर पे बैठे बैठे ही डेथ हो गई थी। तो आर्थर हेनरी हैलम ऐसे ही उनकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये टेनिसन के फ्रेंड हैं, इन्होंने इन मेमोरियम लिखा था। और जो टेनिसन है और जो हेनरी आर्थर हैलम है, उनको क्या बोला जाता है फ्रेंच में? डूम्ड यंग मैन, कि एक अच्छा खासा एक यंग मैन था जो जल्दी विनाश हो गया जिसका, और फ्रेंच में इसको बोलते हैं यॉन होम फैटल। यॉन होम फैटल बोलते हैं, और फ्रेंच में इसका मीनिंग क्या है? डूम्ड यंग मैन। ये आर्थर हेनरी हैलम के लिए ये लाइन बोली जाती है, और ये टेनिसन के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। चलिए, द वर्ड कैमरेडरी मीन्स, कैमरेडरी क्या होता है? फीलिंग ऑफ एनवी यानी कि जेलसी करना, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ एनमिटी, दुश्मनी करना। बताइए कैमरेडरी क्या होता है? गुड इवनिंग संगीता। संगीता का नाम बहुत सुंदर है। हाँ जी
बिल्कुल ठीक अभिलाषा, हाँ जी, ये क्या चीज़ होती है? फ्रेंडशिप की फीलिंग को क्या बोलते हैं? कैमरेडरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? कैमरेडरी बोलते हैं फ्रेंडशिप की फीलिंग को। हाँ जी, चलिए, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ, सारे अगर प्लेज इनके हिस्ट्री के मिला दिए जाए तो कितने ईयर्स काउंट होते हैं? 1000 साल, 700, 450, 350। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, हरमन, कॉमरेड से ही लिया गया है कैमरेडरी। प्रीत कमल जी मेरे पास बैठे होते ना, फिर मैं बताती आपको जी। हम्म, मतलब आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आप लोग मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, बाय गॉड, बहुत ही लकी हैं आप लोग जो मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, मुझसे बच के बैठे हो स्क्रीन से उस साइड जहाँ तक मैं आपको पहुँच के कुछ कह नहीं सकती। हम्म, जी, 350 साल, कितने साल हैं? 350 साल, इतनी बार एमसीक्यूज में करवा चुकी हूँ, मॉक टेस्ट में करवा चुकी हूँ, बिना ऑप्शन के आना चाहिए। अगर फिर भी बेटा ये सब चीज़ें पेपर में मिलेंगी ना आपको मास्टर कैडर के, तब भी फिर मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं होगा कि आप लोग सही करके आओगे या नहीं, ठीक है। 350 साल थे जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज में काउंट होते हैं। जॉन कीट्स डाइड ऑफ, कैसे इनकी डेथ हुई? कॉलरा से, टाइफाइड से, कंजम्पशन से, या रीनल फेलियर से? रीनल फेलियर का मतलब है किडनीज अटैक, जो किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी का अटैक आ जाता है। कंजम्पशन का मतलब होता है टीबी से। जी, टाइफाइड से या कॉलरा से, बताइए। अब आगे से कभी कंजम्पशन आ जाए तो भूलना मत, कंजम्पशन ही टीबी होता है, ठीक है। तो कंजम्पशन से ही इनकी डेथ हुई थी जॉन कीट्स की। कभी कभी टीबी नहीं लिखा आता, कंजम्पशन लिखा आ जाता है, सेम बात है जॉन कीट्स की, ठीक है। चलिए, मुल्कराज आनंद फादर वाज अ क्लर्क। अब मुल्कराज आनंद तो हमने किया हुआ है ना, ये तो हमने किया हुआ है। मुल्कराज आनंद के फादर कौन थे? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन 2013 के पीजीटी में आया हुआ है, तो क्यों आपको ये सेम क्वेश्चन मास्टर कैडर में नहीं मिल सकता? बताओ मुझे, या केवीएस में नहीं मिल सकता, या यूजीसी में नहीं मिल सकता? हम्म, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक जस, बिल्कुल ठीक। नितिका बच गई हैं आप, स्क्रीन से उधर बैठी हुई हैं। नहीं तो यही मार्कर होता मेरे हाथ में और यही फिर आपके सिर पे भी पड़ता जोर से। मेरे सामने नहीं, चेयर पे बैठे हुए आप लोग, खूब क्लास लगती है आप लोगों की। कहाँ थे वो? मिलिट्री में क्लर्क थे, ठीक है। आर्मी में वो कौन थे? क्लर्क थे, यहाँ पूछा गया है वो क्लर्क थे। कहाँ थे? मिलिट्री आर्मी में थे। हाँ, बस चुप। हाँ। सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी है आप लोगों की, मुंह पे उंगली रख के बैठे हो। हाँ जी, हम तो चुप है, हम तो आंसर ही नहीं देंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे ही हम अगस्टन एज कंप्लीट कर लेंगे ना, पहले एक चीज़ सुन लो मेरी, हम इंडियन लिटरेचर कर चुके हैं, हम एलिजाबेथन एज कर चुके हैं, हमारा जैकोबियन एज खत्म होने वाला है। 2 ही राइटर, मतलब आधे आधे रह गए हैं, आधा जॉन मिल्टन हो गया है, आधा आज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की अगस्टन एज खत्म होगी, मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूं, ये चारों एजेस का एक बड़ा मॉक टेस्ट होगा, चारों का मिला के। पहले सिंगल सिंगल का भी होगा, सिंगल जैकोबियन एज का भी होगा, सिंगल अगस्टन एज का भी होगा, पूरा पूरा, अलग अलग राइटर्स का भी और पूरा पूरा भी। बट इन चारों का एक साथ एक ही क्लास में, ये 4 एजेस के सारे राइटर्स, क्योंकि इंडियन राइटर करे आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है ना, और मुझे ऐसी फील आ रही है कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे का इंडियन राइटर भूल रहे हो, और मेरे को वो आपको भूलने नहीं देना है, समझे? तो आपका फिर से रिपीट साइकिल चलेगा अगस्टन एज खत्म होते ही। हाँ, बॉम्ब गिरेगा फिर, सही कह रही हैं प्रीत। तो अभी से ही साथ साथ अपने पिछले पन्ने भी खोल खोल के रिवाइज करते रहो, नहीं तो एक साथ फिर आप लोगों को टेंशन हो जाएगी, फिर कसूर मेरा निकालोगे कि मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया था, पूरा टेस्ट लोगे आप, ठीक है जी। तो अभी से ही हर दिन पिछला पिछला पेपर भी, जिस दिन नया राइटर आपको जल्दी रिवाइज हो जाता है उससे पिछला, फिर वो हो जाए तो उससे पिछला,
बैक पे उसको बैकवर्ड शुरू कर दो रिवीजन करनी। अब जैसे मुल्क राज आनंद का किस तरीके से आपने आंसर ये गलत दिया मुझे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी ना आपकी। मेरे को है कि चीज़ आप लोगों को आगा दौड़ पीछा छोड़ वाला नहीं हो हिसाब होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मुल्क राज आनंद हमने सबसे पहले का किया हुआ है, 2 महीने हो गए। अब आपको रिवाइज अगर नहीं है तो हम दोबारा से इसका टेस्ट लेंगे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोइम है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। और ये पोइम हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पे। ये कहते हैं कि उनकी टेबल पर ये पोइम वो रखा करते थे। अ फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि ये लाइन क्या चीज शो करती है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और हाइपरबली। अच्छा, मैं संदीप जी एग्जैक्ट आपको बैच क्लास में प्रॉपर कैलेंडर बना के दे दूंगी। बैच स्टूडेंट्स को प्रॉपर कैलेंडर मिल जाएगा कि इस डेट को हमने ये करना है, इस डेट को ये करना है, और फलानी फलानी डेट को हमारा मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर कैलेंडर मिल जाएगा बैच स्टूडेंट्स को, तो आप उसी अकॉर्डिंगली तैयारी कर लेना, क्योंकि टेस्ट तो मेन बैच स्टूडेंट्स का ही है ना जी। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? हाइपरबली है। हाइपरबली क्या होता है? एग्जैजुरेट कर दिया है चीज को, ठीक है। वेलकम दीक्षा, लेट हो गए बेटा आप। एग्जैजुरेट कर दिया कि इतने सारे परफ्यूम भी इस छोटे से हाथ को मतलब खुशबूदार नहीं कर रहे। द नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी आर सेट इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। वेसेक्स, ससेक्स, द लेक्स, वेवरली। तो टॉमस हार्डी के नॉवेल्स कहाँ पर लिखे जाते थे बताइए? बिल्कुल ठीक हरमन, वेरी गुड। वेसेक्स में लिखे जाते थे टॉमस हार्डी के नॉवेल्स। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कही थी कि वो नेचर के एक महान पुजारी हैं? हाँ जी, नारायण में करवाया था मैंने ये आपको। बेटा ये किसने कही थी लाइन? मैथ्यू आर्नल्ड ने। किसने कही थी? मैथ्यू आर्नल्ड ने कही थी वर्ड्सवर्थ के लिए। इन द नॉवल अनटचेबल, बक्खा सिस्टर इज, कौन थी बक्खा की बहन? मोहिनी, सजनी, सोहिनी, गुलाबो। बक्खा की बहन कौन कौन है अनटचेबल में? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है उसका? सोहिनी नाम है। चलिए, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स इन, कब इन दोनों ने लिरिकल बैलेड्स लिखे थे? कब पब्लिश हुआ था वो वर्क जो है इनका? 88, 1805, 1798, 1819। बिल्कुल ठीक मुस्कान, 1798 में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, लास्ट खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे बता दो कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कितने क्वेश्चंस अब आपको आते थे। अब देख लो, चाहे वो यूपी पीजीटी के हैं, अब आपको आने लगे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब मास्टर कैडर वालों को ये लगता है कि मैम हमें ये नहीं आते, या यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को तो आने ही चाहिए क्योंकि उनके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बता देना, लाइक शेयर कमेंट ये सब कर देना। टेलीग्राम पर बच्चे फॉलो कर लो अगर आप आज की क्लास को पहली बार देख रहे हो, क्योंकि यहीं पर है आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और अगर आप बैच क्लास लेते हो तो आपको प्रॉपर पीडीएफ्स, प्रॉपर आप लोगों को ई नोट्स, ठीक है, ई नोट्स और वीडियोस, रिकॉर्डेड क्लासेस और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दी जाती है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो आपको 9 बजे मिलते हैं बैच की क्लास में, तो टाइम पर क्लास में ज़रूर आना और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आओ, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट की हमने आज क्लास ख़त्म करनी है। ठीक है, आज पैराडाइज लॉस्ट की जो क्लास है हमारी बैच क्लास में, उसमें कल हमने क्लास में बुक 2 तक कर लिया था, आज बुक 3 से लेके 12 तक सारी बुक की समरी रीड करनी है प्रॉपर विद विजुअल इलस्ट्रेशंस। तो क्लास में ज़रूर आना, और अभी की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जाना। नीरू गौर जी, आपका नाम मैं अब कल से बोल दूंगी, वो एकदम स्किप हो गया होगा तो नहीं ध्यान गया होगा, दिखते हैं आपके कमेंट्स। जी चलिए ठीक है बेटा जी, अभी की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय बोल दो ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आप तक पूरी पहुंच गई है,
क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो आपको 30-32 सेकंड के बाद मिलता है, ठीक है।